अंगूठी से रोशनी निकलते देखकर विक्रांत घबरा गया। विक्रांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। इस अंगूठी में से अचानक रोशनी क्यों निकल रही थी। विक्रांत ने जल्दी से अंगूठी को उतारने की कोशिश की, लेकिन अंगूठी उसकी उंगली में ऐसे फंसी हुई थी कि निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब से मैं जेल से आया हूं, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? हुकार बाबा ने ये कौन सी अजीब सी अंगूठी मुझे पकड़ा दी। सोचता हुआ विक्रांत अपनी पूरी ताकत लगाकर यह अंगूठी उतारने की कोशिश कर रहा था। विक्रांत ने अपनी सारी ताकत लगा दी और आखिरकार विक्रांत उस अंगूठी को उतारने में कामयाब हो गया। विक्रांत इतना डर गया था कि उसने वो अंगूठी उतारकर दूर फेंक दी। लेकिन विक्रांत ने देखा कि जैसे ही उसने वो अंगूठी फेंकी, उस अंगूठी में से रोशनी निकलना बंद हो गई। विक्रांत ने चैन की सांस ली और पास जाकर अंगूठी को उठाकर ध्यान से देखने लगा। विक्रांत जानना चाहता था कि यह सब क्या था और क्यों हो रहा था, लेकिन वो किसके पास जाए और किससे पूछे? कौन था जो इन सब का राज उसे बता सकता था? क्या उसे ओंकारनाथ के पास जाकर बात करनी चाहिए? वो इसी सोच में डूबा ही हुआ था कि उसके फोन पर किसी का मैसेज आया था। उस मैसेज को पढ़कर वो दंग रह गया, क्योंकि उसमें लिखा था कि जसपाल सिंह जी उससे मिलना चाहते थे। जसपाल सिंह को सब लोग जानते थे। वो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन ही नहीं, सबसे बड़े गैंग के लीडर भी थे। पूरे शहर में उनके नाम का दबदबा था। लोग सामने तो क्या, पीठ पीछे भी उनके बारे में बात करने से डरते थे। इतने पावरफुल आदमी का खुद आगे से मैसेज विक्रांत के पास आया था। लेकिन क्यों? और उनके पास विक्रांत का नंबर कैसे आया? वो विक्रांत को कैसे जानते थे और उससे मिलना क्यों चाहते थे? यही सब सोचते सोचते विक्रांत की आंख लग गई। दूसरी तरफ जब से उदय ने गार्डन में संध्या और विक्रांत को साथ देखा था, तब से वो बेचैन था। किसी भी हालत में संध्या को इस लड़के विक्रांत से दूर रखना होगा। लेकिन कैसे? अगर मुझे अपने इलाज के लिए इस लड़के विक्रांत की जरूरत नहीं होती, तो मैं कभी उस विक्रांत के साथ संबंध बनाता ही नहीं। उदय बड़बड़ाया। संध्या और विक्रांत की बढ़ती नजदीकियां उदय को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। और आखिर आती भी कैसे? अपने इलाज के बदले कौन सा बाप चाहेगा कि उसकी बेटी उन्हीं की तरह किसी अमीर बिजनेसमैन, जिसके साथ उनका स्टेटस मैच हो, उससे शादी करने के बजाय एक ऐसे लड़के के प्यार में पड़ जाए जिसके पास खुद के रहने का कोई ठिकाना नहीं था। वो लड़का और उसके गरीब माँ बाप खुद हमारे दिए घर में रह रहे हैं, उनकी मुझसे क्या बराबरी? मैं अपने इलाज के बदले अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकता। मैं कल ही संध्या के लिए लड़के देखना शुरू करता हूं। उदय ने मन ही मन फैसला किया और सोने चले गए। अकेले उदय ही नहीं थे जिनकी रातों की नींद उड़ी हुई थी। कुछ और भी लोग थे जिन्हें संध्या और विक्रांत की नजदीकियां कोई खास पसंद नहीं आ रही थी। वो संध्या हर जगह विक्रांत से ऐसे चिपकी रहती है जैसे गुड़ पर कोई मक्खी। पता नहीं क्या दिख गया है संध्या को उस फटीचर विक्रांत में। श्रुति अपनी मां को बता रही थी, तुम उस विक्रांत से अपना ध्यान हटाओ और जल्द से जल्द सत्या से शादी करने के बारे में सोचो। माधवी ने जवाब दिया। तभी माधवी की नजर श्रुति के हाथ पर पड़ी, जहां चोट का निशान था। ये क्या हुआ? क्या सत्या ने आज फिर से तुझ पर हाथ उठाया? मां ने श्रुति का हाथ देखते हुए कहा। आप जानती हैं ना मां, सत्या का गुस्सा, वो गुस्से में किसी भी हद तक जा सकता है। कभी कभी तो मुझे डर लगता है कि पता नहीं उसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी कैसे गुजारूंगी। श्रुति ने जवाब दिया। कैसी बेवकूफों जैसी बातें कर रही है? इतना बड़ा घर, गाड़ी, ये शोहरत, सब उसी के साथ रहने से तुझे मिल रही है। वो तेरे साथ साथ हमारे पूरे परिवार का खर्चा उठा रहा है, और अमीर परिवार में शादी करने की छोटी सी कीमत तो तुम्हें भी चुकानी होगी ना श्रुति। माधवी ने दलील की। लेकिन मां, गुस्से में सत्या जानवर बन जाता है। श्रुति की आंखों में डर झलक रहा था। तो सत्या को प्यार से काबू में करो श्रुति। अपने प्यार में पागल कर दो उसे, कि वो ना खुद तुम्हें किसी तकलीफ में देख पाए और ना ही किसी और को तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाने दे, समझे? माधवी ने समझाया। हां मां, समझ गई। कहते हुए उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू झलक रहे थे।
अगली सुबह कई लोग एक जैसी यूनिफॉर्म पहने विक्रांत के घर में चले आए। जी आप लोग कौन हैं? किससे मिलना है? विक्रांत के पिता ने पूछा। विक्रांत सर कहाँ हैं? हम उनसे मिलने आए हैं। सबसे आगे खड़े आदमी, जो कि उनका हेड था, उसने कहा, मैं विक्रांत को जगा कर लाती हूं। कहकर विक्रांत की मां हाथ टटोलते हुए विक्रांत के कमरे की तरफ चली गई। लेकिन ये सब विक्रांत को विक्रांत सर क्यों बोल रहे हैं? विक्रांत के पिता अभी तक सोच रहे थे। जब विक्रांत बाहर आया तो उसने देखा कि वो उद्धम सिंह नीचे खड़ा था। उसे देखते ही विक्रांत बोला, तुम यहां क्या कर रहे हो? विक्रांत को देखते ही वो बोला, सलाम मालिक, इतनी सुबह आकर आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं। पहले तुम ये बताओ, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? मना किया था ना तुम्हें मेरा पीछा करने से? विक्रांत उद्धम सिंह को साइड में ले जाकर धीरे से बोला। वो नहीं चाहता था कि उसके साथ जो भी ये अजीब सी घटनाएं हो रही थीं, उसका अंदाजा भी उसके मां पापा को लगे। हम आपको लेने आए हैं मालिक, आपको अभी हमारे साथ चलना होगा। उद्धम सिंह ने विक्रांत की तरफ हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। एक तो मुझे ये मालिक कहना बंद करो तुम। उद्धम सिंह, मैं तो कल तक तुम्हें जानता भी नहीं था, फिर मैं कैसे तुम्हारा मालिक हो गया? खैर, कहां ले जाना चाहते हो तुम मुझे? विक्रांत ने आंखें दिखाते हुए पूछा। मालिक, आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन सही इंसान से। मुझ जैसे छोटे आदमी के पास इतने अधिकार नहीं है। उद्धम सिंह विक्रांत को शांत करते हुए बोला। तभी संजीव विक्रांत के पास आए और विक्रांत से पूछा, क्या तमाशा है ये? कौन है ये लोग? और ये आदमी तुम्हें मालिक क्यों कह रहा है? ये किस तरह के लोगों से दोस्ती कर ली है तुमने? कहीं जेल में जाकर कोई डॉन या गैंगस्टर की संगत में तो नहीं आ गए तुम? संजीव वैसे ही विक्रांत से नाराज था। ऊपर से उद्धम सिंह की इस तरह से घर में घुस आने से वो चिढ़ गया था। नहीं पापा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं खुद नहीं जानता कि ये लोग कौन हैं और मुझे कहां लेकर जा रहे हैं। विक्रांत ने सफाई दी। चले मालिक। उद्धम सिंह ने बीच में टोका। विक्रांत को लगा कि अगर उसे पूरा मामला समझना होगा तो उन लोगों के साथ जाना ही पड़ेगा। यह सोचकर उसने फैसला लिया और कहा, ठीक है, मैं बस तैयार होकर आता हूं। कहता हुआ विक्रांत अपने कमरे की तरफ चला गया और फिर उद्धम सिंह के साथ निकल गया। उसके जाने के बाद संजीव अनीता से कहने लगा, तुम्हारा बेटा पागल हो गया है, न जाने किन लोगों की संगति में है। पहले इस लड़की की वजह से हमने क्या कम दुख झेले हैं, अब इस बुढ़ापे में और क्या देखना बाकी रह गया है। अच्छा अनीता, तुम देख नहीं सकती, पता नहीं अब किस नई मुसीबत को गले लगाने गया है तुम्हारा लाडला। आप भी ना हमेशा उसे ही गलत समझते हो। जो कुछ भी हुआ हम सब जानते हैं, उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन आज तक वो आपके ताने चुपचाप सुन रहा है। आप हमेशा उसको दोषी ठहरा देते हैं, लेकिन वो कभी उफ तक नहीं कहता। आपको क्या लगता है हमें यूं तकलीफ में देखकर उसको दुख नहीं होता होगा? विक्रांत हमारा बेटा है, आपको उस पर भरोसा हो या ना हो, मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि वो कभी कुछ गलत नहीं करेगा। हमेशा की तरह विक्रांत की मां अनीता अपने बेटे की तरफदारी कर रही थी। दूसरी तरफ उद्धम सिंह की कार अपनी स्पीड में दौड़ती जा रही थी। विक्रांत गहरी सोच में डूबा हुआ था। जब से वो जेल से बाहर आया था, अचानक सब कुछ बदल गया था। उसकी श्रुति अब उसकी नहीं रही। ऊपर से ये अनजान लोग उसके पीछे क्यों पड़े हुए थे? वो तो ये भी नहीं जानता कि जहां ये लोग जिसके साथ उसकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, वो लोग उसके दोस्त हैं या दुश्मन। विक्रांत यही सब सोच रहा था कि उनकी कार एक बड़ी सी हवेली के बाहर आकर खड़ी हो गई। वो गाड़ी के बाहर कदम रखता, उसके पहले ही 15-20 गार्ड्स का एक झुंड वहां आकर खड़ा हो गया। विक्रांत को देखकर सबने उसे सलाम किया। विक्रांत को इस सब से अनकंफर्टेबल होता देखकर उद्धम सिंह ने उन्हें वहां से हटने का इशारा कर दिया। वो लोग हट गए। विक्रांत के आगे जाने के लिए रास्ता बना दिया। तभी वहां एक आदमी आया। उसने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था और लंबी सफेद दाढ़ी थी। वो आदमी विक्रांत को रिसीव करने बाहर तक आया था। विक्रांत उस आदमी को पहले से ही जानता था।
वो जसपाल सिंह थे। लंबा कद, उम्र लगभग 60 साल तक रही होगी, लेकिन शरीर से एकदम फिट। उनके चेहरे पर लंबी सफेद दाढ़ी थी और वो मुस्कुराकर विक्रांत का स्वागत कर रहे थे। विक्रांत समझ चुका था कि ये हवेली जसपाल सिंह की है। आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई विक्रांत? जसपाल सिंह ने विक्रांत से पूछा। जी, कोई परेशानी नहीं हुई, विक्रांत ने जवाब दिया। विक्रांत को समझ नहीं आया कि शहर की इतनी बड़ी शख्सियत ने उसे मिलने क्यों बुलाया था। और चलो, पहले थोड़ी देर आराम से बैठो, बाकी बातें हम बाद में करते हैं। कहते हुए जसपाल सिंह जी विक्रांत को अंदर ले गए। अंदर जाकर जसपाल एक बड़ी सी चेयर पर बैठ गए और विक्रांत को देखकर उसने सामने बैठने को कहा। विक्रांत ने जसपाल सिंह की कुर्सी को देखा। वो कुर्सी किसी राजा के बड़े सिंहासन से कम नहीं थी। कुर्सी के दोनों तरफ टाइगर बने हुए थे। उनकी कुर्सी से ही उनकी पावर का अंदाजा लगाया जा सकता था। विक्रांत वहीं पास वाली कुर्सी पर बैठ गया। विक्रांत के पीछे उद्धम सिंह खड़ा था। नौकर विक्रांत और जसपाल के लिए चाय लेकर आए। सभी नौकरों ने जसपाल को बहुत दिनों बाद किसी से मिलकर इतना खुश देखा था। और बताओ, ओकारनाथ बाबा के साथ तुम्हारा वक्त कैसा बीता? पिछले 3 साल उन्होंने तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? जसपाल ने विक्रांत को आंख मारते हुए मजाक के लहजे में कहा। जी बिल्कुल नहीं, बल्कि आज मैं जो कुछ भी हूं वो उन्हीं की ट्रेनिंग का नतीजा है, विक्रांत ने विनम्र लहजे में जवाब दिया। यह सुनकर जसपाल मुस्कुराया। दरअसल उसे पता चल चुका था कि वो अंगूठी एक लड़के को मिली है, इसलिए वो देखना चाहता था कि वाकई में विक्रांत को वो अंगूठी दी गई है या फिर उसने चोरी की है। इसीलिए वो एक बार विक्रांत से मिलना चाहता था। जसपाल सिंह की बातों से विक्रांत को इतना तो समझ आ गया था कि जसपाल ओकारनाथ के बारे में जानता था। इसलिए विक्रांत ने उत्सुकता से पूछा, आप उनके बारे में कैसे जानते हैं? जसपाल मुस्कुराने लगा और बात बदलते हुए कहा, धीरे धीरे आपको सब पता चल जाएगा। विक्रांत जब से यहां आया था उसकी नजरें जसपाल की कुर्सी पर टिकी हुई थी। अब उससे रहा नहीं गया। उसने जसपाल से पूछा, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप बता सकते हैं ये चेयर आपको कहां से मिली? आखिर जसपाल सिंह कौन था? वो विक्रांत को कैसे जानते थे? जसपाल सिंह और ओकारनाथ का क्या कनेक्शन था? अचानक विक्रांत ने जसपाल की कुर्सी के बारे में क्यों पूछा? क्या खास था उस साधारण सी अंगूठी में जिसने विक्रांत को सबकी नजरों में इतना खास बना दिया था? क्या सत्या विक्रांत से अपनी हार का बदला ले पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड, सिर्फ